इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने कहा द सरफेस ऑफ एवरी चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कोई भी कंडक्टर का यदि आप सरफेस ड्रॉ करोगे तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब यहां पर जैसे मान लो ये हमने एक फील्ड पैटर्न ड्रॉ किया, फील्ड के अलोंग एक यूनिट वेक्टर एन कैप है और जो पोटेंशियल है वो इस तरह से है। तो कहा कि ऐसा पैटर्न कैसे बन गया, ये रेडीमेड है। सिंपल, मान लो हम एक चार्ज कंडक्टर का सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले तो ये समझना होगा कि सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर ऐसा ही क्यों बना, ये ऐसा क्यों नहीं बन गया। इसका रीजन ये होता है कि जो चार्ज कंडक्टर पे जो या कंडक्टर के ऊपर या सरफेस पे जो चार्ज है वो चार्ज हम एज्यूम कर रहे हैं कि मूव करता जा रहा है और जैसे जैसे मूव करेगा वो सरफेस क्रिएट करता जाएगा। इसलिए जब चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का मोशन है, इसको रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल। इसलिए हम पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, या हम ऐसे सरफेस बनाए तो पोटेंशियल ऐसे ड्रॉ होगा। यदि हम सरफेस ऐसा बना रहे हैं तो पोटेंशियल ऐसे ड्रॉ होगा। इसलिए हमने ये पोटेंशियल का सरफेस या पोटेंशियल का लाइन ड्रॉ किया है। ये समझ में आ गया? जैसे जैसे कंडक्टर का सरफेस बनता जाएगा पोटेंशियल बनाते जाएंगे। ये क्लियर? अब आ जाए फील्ड की बात हो रही। तो जब हम ऐसा सरफेस क्रिएट कर दे रहे हैं तो हमने क्या पढ़ रखा है, फील्ड लाइंस यहां से जो ड्रॉ होंगे वो रेडियली आउटवर्ड। इसलिए ये हमारा फील्ड पैटर्न को ड्रॉ कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसलिए ये जो एरो है फील्ड के अलोंग एन कैप है। अब क्लियर हो गया? 100% क्लियर? और ये जो हमारा ये सेगमेंट है कंडक्टर के अलोंग, उसको हमने क्या लिखा है, डीएल लिखा है। अब कह सकते हो कि सर ये तो आपने एक इमेजिनरी सरफेस बना दिया, बिल्कुल स्फेरिकल है, आइडेंटिकल है। आर्बिट्रेरी शेप का बन जाए, उल्टा सीधा कुछ भी। मान लो आप कहोगे कि सर इस पे जो चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तब तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो मेरा कहना है कि आप कुछ भी कर लो, चार्ज पार्टिकल का तब तक मूवमेंट होता रहेगा जब तक कि ये सरफेस ऐसा न क्रिएट कर दे। मतलब इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। हमने पढ़ रखा है पोटेंशियल विद इन द कंडक्टर एट द सरफेस कांस्टेंट होता है। प्रीवियस क्लास में याद है, स्फीयर का बनाया था Q/4πε0 R, सरफेस पर भी Q/4πε0 R, और आउटसाइड के लिए स्मॉल r आया था। इसलिए इनसाइड और सरफेस पर पोटेंशियल कांस्टेंट। समझ में आ गया? अब इसलिए ऐसा सरफेस बनता है। तो वही कहता है कि इफ ए चार्ज Q इज मूव्ड perpendicular to the direction of electric field, no work is done. The path followed by it, that is there is
देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मतलब पोटेंशियल इक्वल होगा। इसलिए इक्वल पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां के हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं द सरफेस ऑफ एवरी चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? ठीक, ये नोट्स में इतना लिखना है। अब यहां जो मैथमेटिकल पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या था? माइनस डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इज इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस डीवी बाई डी आर के लिए डीएल। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किसके अलॉन्ग है? यह नॉर्मल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, इसलिए ई वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर ई का जो डायरेक्शन है वही हमारा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, नॉर्मल का डायरेक्शन। ठीक, अब गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डीएल एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, इसका मतलब ई डीएल का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। इट मींस ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डीएल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर। जहां भी ये आपने कंडक्टर का जो सरफेस बनाया है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर हो गया? ठीक, ये सब पीडीएफ में ही आपको आज भेज देंगे। यहां तक क्लियर है? अब जैसे जैसे आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक है तो क्राउडेड, तो फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर, और दूर जा रहा है तो फील्ड लाइंस वीकर। इसका मतलब यहां का पोटेंशियल हायर, यहां का पोटेंशियल लेसर। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। यहां का पोटेंशियल ज्यादा, इट मींस इस फिगर के अकॉर्डिंग V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। ठीक, अब इसी तरह से जैसे हमने यहां पर एक सरफेस ड्रॉ किया, अब ये सरफेस बना ऐसा, यहां का पोटेंशियल मान लिया V1, यहां का V2, यहां का V3। ठीक, V1 V2 V3, किसका पोटेंशियल ज्यादा? गुड, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 आ जाएगा। अब निगेटिव के लिए आ जाओ। निगेटिव ऐसा सरफेस, इसका नाम V1 V2 V3, किसका पोटेंशियल ज्यादा? V3 का। क्यों? निगेटिव साइन। तो V1, जैसे एक एग्जांपल मान लो, कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, यहां पर मान लो V1 हो सकता है 60 वोल्ट हो, 50 वोल्ट है, और ये 40 वोल्ट। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आ जाओ। V1 माइनस 50 वोल्ट, माइनस 40 वोल्ट, माइनस 30 वोल्ट, कौन ज्यादा? माइनस 30 वोल्ट इज लार्जर देन माइनस 40, इसलिए V3 लार्जर देन V2 लार्जर देन V3। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा V1 लेस देन V2 लेस देन V3। आ गया समझ में? ठीक, वही लिख दिया अभी रीजन। अब यहां पर ऐसे हमने एक सरफेस ड्रॉ कर रखा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद है, पॉजिटिव चार्ज के नियर एक मेटल शीट, यहां से जो फील्ड निकल रहे हैं क्या होते थे? नॉर्मल होते थे। क्लियर? इस पर क्या होते थे? फील्ड नॉर्मल होते थे। क्लियर? इसी तरह से आ जाए, यहां का पोटेंशियल जैसे दे रखा है, ये 30 वोल्ट, 50 वोल्ट, 70 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? 70 वोल्ट पर फील्ड लाइंस क्या होंगे? स्ट्रॉन्गर, क्राउडेड होगा। 50 वोल्ट पर लेस क्राउड, 30 वोल्ट पर और भी लेस क्राउड। ठीक, इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव का और पॉजिटिव नेगेटिव का, पॉजिटिव पॉजिटिव का ड्रॉ कर दिया।
अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू इक्व जो हमने सरफेस ड्रॉ कर रखा, तो दोनों सरफेस, मान लो हमने 50 वोल्ट का जो सरफेस बनाया था, और फिर उसके बाद हमने, या पहला जो पैटर्न हमारा बना था वो ऐसा था, फिर उसके बाद ऐसा था, है ना? तो पहले मान लो हम 70 वोल्ट की बात कर दे, फिर 60 वोल्ट की बात कर दे, या 50 वोल्ट की बात कर दे, तीन है। अब कहां पर पोटेंशियल ज्यादा? 70 है, ये भी एग्री कर गए? क्या 70 वोल्ट का सरफेस और 60 वोल्ट का सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हमारा पॉइंट आ गया। क्लियर? इरेज करें। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या अभी प्रूफ किया? परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यदि हम एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराते हैं, मान लो एक चार्ज यहां है, यहां से मूव कराए ए से बी तक, तो जब चार्ज के पोजीशन को हम लोग मूव कराते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क निकालते हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज is equal to final potential minus initial। यही होता है। ए का और बी दोनों जो सरफेस है वहां का पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल। अभी पढ़ा, द सरफेस ऑफ एवरी चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम ए टू बी बताओ कितना आ गया? 0। वही लिखता है, इफ अ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन वर्क डन विल बी 0। ये याद रखना है। क्लियर हो गया? ठीक, चल आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, और जहां फील्ड वीकर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फार्दर अपार्ट, दूर हो जाएगी। 4 पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। अब इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 300 न्यूटन पर कूलम, किधर है भाई? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ए, डेल्टा वी सी, बी एंड वी सी ए। तो बी और ए क्या है बताओ जल्दी से? परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब डेल्टा वी बी ए इज इक्वल टू 0, मीन्स वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। तो वी बी इज इक्वल टू वी ए। आ गया? अब आ जाए डेल्टा वी सी बी। सीधा बताओ, वी सी बी फाइनल माइनस इनिशियल, याद है? फील्ड के डायरेक्शन में क्या फॉर्मूला? माइनस ए इंटू डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस हो गया बी सी। चलो ई का वैल्यू कितना? 300। बी से सी तक का डिस्टेंस बता दो। 4 माइनस माइनस प्लस 3 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर, कितने आ गए? 49। 49 का रूट डिस्टेंस फॉर्मूला होता ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका रूट निकालते हैं। तो रूट 49 का रूट कितना आ गया? 7। तो ये कितने आ गए? माइनस 2100। यूनिट क्या आ गया? वोल्ट आ गया। सिंपल, कहीं कोई ट्रिक नहीं लगाया। चलिए उसके बाद क्या कहता है? डेल्टा
वी सी ए, क्या लिखेंगे इसको, वी सी माइनस वी ए। अब गौर से देखो, वी ए का पोटेंशियल किसके बराबर, तो वी सी माइनस वी बी, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा वी सी बी। डेल्टा वी सी बी क्या निकाल चुके हो, -2100 वोल्ट। आ गया आंसर, क्लियर, कोई ट्रिक नहीं है, सब ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है, इसलिए इसलिए आज लिखवा नहीं रहे हम। आज के क्लास के लिए हम प्रिपेयर थे कि इको पोटेंशियल सरफेस एक दिन में खत्म करेंगे। एकदम पीडीएफ में जो है वही चीज नोट कर लेना है, एक एक क्वेश्चन डील कर दिया है, समझ में आ गया। वैसे ही डील भी किया, आप चिंता नहीं करो, एक एक स्टेप लिखा, देखो ध्यान से सॉल्यूशन में देखो, लिख दिया वर्क डन 0, दोनों का पोटेंशियल इक्वल, ई डी एक्स लिख दिया बिल्कुल वैसे ही, ई इंटू डी फील्ड के डायरेक्शन में, फिर वी सी ए निकाल दिया, वी सी माइनस वी ए, ठीक, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा वी सी बी इज इक्वल टू -2100, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट चार्ज क्यू इज मूव्ड, एक चार्ज क्यू को मूव करा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू डी, फ्रॉम ए टू ई, then find the work done. The work done from A to B is equal to charge into difference in potential. ये ना फॉर्मूला, बोलो। अब चार्ज को कहां से मूव करा रहे हो, ए से बी, तो ए से बी, तो ए पॉइंट कहां है, यहां, और कहां पर ये, इसका मतलब क्या हुआ, वी ए और वी बी दोनों इक्वल है, तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से ए टू सी आ जाओ, बोलो वर्बल आंसर बताओ, ए का पोटेंशियल सेम, सी का पोटेंशियल सेम, ये भी अमाउंट ऑफ वर्क 0। ए टू डी में आ जाओ, ए का पोटेंशियल सेम, डी का पोटेंशियल सेम, अमाउंट ऑफ वर्क 0। ए टू ई में आ जाओ, ए का पोटेंशियल सेम, ई का पोटेंशियल सेम। क्लियर हो गया, यस नो, आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आंसर हम लोग टैली करा ले, क्या भाई, अमाउंट ऑफ वर्क 0, क्लियर, इट इंप्लाइज हो जाएगा ऐसे, फिजिकल टू लग गया, चलिए वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज क्यू इज मूव फ्रॉम ए टू बी। अब देखो यहां ए से बी जा रहे हैं और फिर ए टू सी, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क, बोलिए कितना हो गया। अब ये बी पॉइंट कहां है, सरफेस पर, और सी कहां है, सरफेस पे, तो सबसे पहला तो ऐसे ही लिख देंगे वी बी इज इक्वल टू वी सी, और हमको निकालना वर्क डन, कहां से कहां तक, ए टू बी, क्या फॉर्मूला है, वी बी माइनस वी ए, यही है, और फिर ए टू सी निकालना है, क्यू वी सी माइनस वी ए। चलो वी बी और वी सी इक्वल है, इसका मतलब हम इसकी जगह पर रख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, दोनों का अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो गया, सेम आ जाएगा, इसलिए दोनों कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क विल रिमेन सेम। क्लियर, 100%। देखो आंसर क्या आ रहा है, सॉल्यूशन में दोनों का अमाउंट ऑफ वर्क सेम आ गया। क्लियर, 100%। चलिए अब आ जाए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कहता द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन वेरीज विद द डिस्टेंस एस E is equal to 10R plus 5. How much does the electric potential increase in moving from point at R is equal to 1 से लेके 10 मीटर। तो हम लोग क्या लिखे थे, याद होगा,
डिफरेंस इन पोटेंशियल का फॉर्मूला जल्दी से बता दो। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, याद है? तो dv को भी वैसे ही इंटीग्रेट कर दे। कहां से कहां तक भाई? 1 मीटर से लेके कहां तक? 10 मीटर तक। ये भी हमारा पोजीशन कहां से? 1 मीटर से लेके 10 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो क्या है भाई? 10r प्लस 5 इंटू डी आर लिख देंगे, और 1 से लेके 10 तक। इसको क्या लिख देंगे? v10 माइनस v1। चलो, माइनस 10r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाई 2, 5dr का इंटीग्रेशन r हो गया 1 to 10, माइनस आ गया ये। चलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 5 r स्क्वायर में डालो, 100 में से 1 चला गया, फिर r में डालो 10 माइनस 1, ये आ गया। कितने आ गए भाई? 99 इंटू 5, जल्दी से कर दो भाई। 99 इंटू 5, कैलकुलेटर मैन 9 इंटू 5, जल्दी से बता दो कितने आ गए? टोटल जोड़ दो 5। हाँ यार, माइनस साइन है, ये दोनों को ऐड कर दो। 108 इंटू 5, 450, इतना वोल्ट आ जाएगा। देखते हैं भाई, गलती होगा तो तुम लोग जिम्मेदार हो, हम नहीं। चलो सोच लेना, देख लेना। 540 आ गए। चलो, कौन सा फील्ड ज्यादा था? बोलो। अरे V2 माइनस V1 का वैल्यू कितना आया? माइनस 540 आया था ना, तो घबरा क्यों रहा है? तुरंत घबराहट था। क्या लिखे थे हम लोग? अरे V10 माइनस V1 लिखे थे, माइनस 540 वोल्ट, है ना? हम इसको प्लस करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। चलो, कौन ज्यादा? बस सीधा बता देना, यही तो आंसर है यार, घबराता क्यों है? आ गया समझ में? यहां देखो ना, लिखा है V2 माइनस V, मतलब V10 माइनस V1, और फिर उल्टा कर दिया तो साइन पॉजिटिव आ गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करना है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है इंक्रीज कर रहा है इन मैग्नीट्यूड अलोंग जेड एक्सिस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड होगा, नजदीक हो जाना चाहिए जैसे जैसे वो जेड के अलोंग जाएगा। ठीक, तो देखो कैसे ड्रॉ हो रहा है। सिंपल, एक्स और इधर जेड बना दिया, एक्स के एक्स जेड के लॉन्ग इधर लग दिया एक्सिस, इसको एक्स कर दिया और इसको वाई। देखो ध्यान से, यहां का फील्ड देखो, दूर है और यहां नजदीक होता गया। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा, वैसे वैसे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होते जा रहे हैं। इसलिए ये यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ये जो बना, और ये दूर है, और ये क्या रहा? नजदीक। इसके बाद और भी क्लोजर होंगे, इसके बाद का जो पैटर्न बनेगा और भी नजदीक, फिर ये पैटर्न जो बनेगा बिल्कुल ऐसा बनता जाएगा, फिर ऐसा बनता जाएगा और क्राउडेड होता जाएगा। ऐसा समझ में क्लियर हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस कंप्लीट हो गया पूरा एक क्लास में। ऐसे इसका प्रॉब्लम आएगा जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, तो कल के क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है।